बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने IS-23 के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन डिस्कस किया आपसे, और ये भी डिस्कस किया कि IS-23 रिवाइज होने से पहले क्या ट्रीटमेंट हुआ करता था, बेंचमार्क ट्रीटमेंट क्या था, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या था, और जो कल का ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है वो आज का बेंचमार्क ट्रीटमेंट है। अब कोई ऑल्टरनेटिव वाला ऑप्शन मौजूद नहीं है। पहले ये ऑप्शन था कि तमाम किस्म की बोरिंग कॉस्ट आप एक्सपेंस बना दें, ऑल्टरनेटिवली आप चाहें तो क्वालिफाइंग एसेट पर इनकर होने वाली बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करें, लेकिन अब क्वालिफाइंग एसेट पर इनकर होने वाली बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज ही होगी। ये इस IS-23 का कोर प्रिंसिपल है, और ये कोर प्रिंसिपल आपके सामने है पैराग्राफ नंबर 1 में। बोरिंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट। कोर प्रिंसिपल यानी वो बोरिंग कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, जिसका ताल्लुक डायरेक्टली बनता है किससे? कंस्ट्रक्शन से क्वालिफाइंग एसेट की, एक्विजिशन से क्वालिफाइंग एसेट की, किसी क्वालिफाइंग एसेट की प्रोडक्शन से। तो वो तमाम बोरिंग कॉस्ट जो बिलोंग करती है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है क्वालिफाइंग एसेट को कंस्ट्रक्ट करने से, एक्वायर करने से या प्रोड्यूस करने से, वो उसी क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट का पार्ट मानी जाएगी। अदर बोरिंग कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस। इसके अलावा जितनी किस्म की बोरिंग कॉस्ट है वो एक्सपेंस के तौर पे चार्ज होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन अगर वो क्वालिफाइंग एसेट से बिलोंग करती है तो वो कैपिटलाइज होगी। ठीक है जनाब, यहां तक क्लियर सबको बेटा? ठीक है। अच्छा, अब ये इसका स्कोप है। किसी भी स्टैंडर्ड में स्कोप का एरिया जो होता है वो ये बताता है कि जनाब ये स्टैंडर्ड जो है वो कहाँ अप्लाई नहीं होता। ठीक है, मतलब ये स्टैंडर्ड कहाँ एप्लीकेबल नहीं, जहाँ एप्लीकेबल हो तो बात कर रहा है। तो इसमें आपके लिए जो की पॉइंट है वो सिर्फ जो है वो 4 का बी पॉइंट है। वो बी पॉइंट क्या है? वो इन्वेंट्रीज जो रेगुलरली प्रोड्यूस होती रहती हैं, जो सब्सटेंशियल पीरियड नहीं लेती अपने अवेलेबल फॉर सेल होने में, उन तमाम इन्वेंट्रीज को प्रोड्यूस करने में अगर कोई बोरिंग कॉस्ट इनकर होती है तो फिर वो इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। लेकिन अगर लार्ज इन्वेंट्रीज हैं जो कि अपने अवेलेबल फॉर सेल होने में क्या लेंगी बेटा? सब्सटेंशियल पीरियड, तो फिर वो क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन को मीट करेंगी। तो देखना यह है कि क्या इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन को मीट कर रही है कि नहीं कर रही। अगर इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन को मीट करती है तो उसकी कंस्ट्रक्शन या उसके प्रोडक्शन में या उसकी मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई बोरिंग कॉस्ट इनकर हुई है तो फिर वो उस इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होगी। लेकिन अगर इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन को ही मीट ना करे तो भले उस पर बोरिंग कॉस्ट इनकर हुई हो तब भी उसको चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बड़ा सिंपल। तो ये सारी बुनियादी बातें आपके सामने यहां से आ रही। ठीक है जी। तो this standard uses the following terms with the meaning specified. Borrowing costs are the interest and other costs that an entity incurs in connection with the borrowing funds. Borrowing cost वो कॉस्ट है जो फंड्स को हासिल करने के लिए हम बेयर करते हैं। कल हमारी बात हो चुकी थी। तो बोरिंग कॉस्ट इज द इंटरेस्ट कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट भी एक्सप्लेन किया था आपको। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, लोन कमिटमेंट फी, ये सारी बात याद है। उसके बाद अगली डेफिनेशन किसकी है जनाब? क्वालिफाइंग एसेट की। A qualifying asset is an asset that necessarily takes substantial period of time to get ready for its intended use or sale. हर वो एसेट क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा जो अपने इंटेंडेड यूज या सेल होने में क्या ले? सब्सटेंशियल पीरियड ले। और सब्सटेंशियल पीरियड का ड्यूरेशन कहीं इस स्टैंडर्ड में डिफाइन नहीं है। वो कहता है जजमेंट इज रिक्वायर्ड। तो मैंने आपको प्रैक्टिस बता दी थी कि मार्केट प्रैक्टिस क्या है। ठीक है ना, पिछले लेक्चर में मौजूद है सारी बात। सारी बात हमने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी बेटा बताइए। अब बोरिंग कॉस्ट में क्या कुछ शामिल हो सकता है? बोरिंग कॉस्ट में इंक्लूड इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेटेड यूजिंग द इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड। तो ये इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है फिलहाल, क्योंकि IFRS 9 आपके कोर्स में नहीं, लेकिन ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। उसके बाद इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज लायबिलिटीज रिकॉग्नाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS 16।
अगर आप एसेट लीज पे लेते हैं तो लीज होल्ड एसेट पे बनने वाला इंटरेस्ट जो है, उसकी लायबिलिटी पे बनने वाला इंटरेस्ट है, वो भी इंटरेस्ट एक्सपेंस है। लेकिन जरूरी नहीं हर इंटरेस्ट को डिफाइन किया जा रहा है, लेकिन तमाम इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। इंटरेस्ट वही कैपिटलाइज होगा जो कि क्वालिफाइंग एसेट की एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन से बिलोंग करता है। उसके बाद ई पॉइंट क्या है, एक्सचेंज डिफरेंसेस अराइजिंग फ्रॉम अ फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स टू द एक्सटेंट दैट दे आर रिगार्डेड एज एन एडजस्टमेंट टू द इंटरेस्ट कॉस्ट। अगर आप डॉलर्स में लोन लेते हैं, ठीक है, और वो डॉलर को आप कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी रुपीस में, तो अगर डॉलर की वैल्यू तब्दील होती है तो डॉलर की वैल्यू तब्दील होने से आपके इंटरेस्ट के आंसर में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। तो एक करेंसी को दूसरी करेंसी में ट्रांसलेट करते वक्त अगर आपने फॉरेन करेंसीज में लोन लिए हैं तो वो लोन्स पे जो इंटरेस्ट होगा वो फॉरेन करेंसी में पे करना है, लेकिन ऑटोमेटिकली एक्सचेंज रेट तब्दील होने से आपकी लोकल करेंसी में उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो जो आपको इजाफी इंटरेस्ट देना पड़ रहा है फॉरेन एक्सचेंज तब्दील होने से, तो वो इजाफी इंटरेस्ट भी आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट है, ठीक है। तो ये तमाम बातें आपके लिए कोई मुश्किल बातें नहीं है। उसके बाद एग्जांपल्स दी गई किस चीज की, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग मे बी क्वालिफाइंग एसेट। हालात डिफाइन करेंगे इनमें से कौन सी चीज क्वालिफाइंग एसेट है और कौन सी चीज क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। क्यों, कल समझाया, एक एसेट हो सकता है आज क्वालिफाइंग एसेट हो, कल क्वालिफाइंग एसेट ना हो। तो जवाब दीजिएगा, क्या इन्वेंट्रीज को हम जनरली क्वालिफाइंग एसेट माने? जवाब दीजिए सब लोग, क्या इन्वेंट्रीज को हम जनरली क्वालिफाइंग एसेट माने? नो। जब भी बोला जाए इन्वेंट्रीज क्वालिफाइंग एसेट है, आपका नाम, आपका जवाब क्या होगा, नो होगा। इन्वेंट्रीज को जनरली हम क्वालिफाइंग एसेट नहीं मानेंगे। हम ये बोलेंगे कि इन्वेंट्रीज आर नॉट क्वालिफाइंग एसेट अनलेस दे मीट द क्राइटेरिया ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, दे टेक सब्सटेंशियल पीरियड फॉर इट्स इंटेंडेड सेल। तो अब आपकी किताब क्या, मैंने कल तो आपको एग्जांपल्स दी बहुत सारी, आपकी किताब क्या एग्जांपल देती है? आपकी किताब इन्वेंट्री जो कि क्वालिफाइंग एसेट है उसकी एग्जांपल देती है वाइन की। वाइन, वाइन मतलब शराब, बोलती है शराब क्वालिफाइंग एसेट है बतौर इन्वेंट्री। अच्छा भाई, आपकी किताब ये एग्जांपल क्यों देती है? वो शराब जो है वो पुरानी करके बेचेंगे, जितनी पुरानी होगी उतनी उसकी क्या क्या कहते हैं, वैल्यू ज्यादा होगी या सो ऑन, जो भी इसका मसला हो। तो जो आपकी किताब है, बुक है, वो इन्वेंट्री में क्वालिफाइंग एसेट की जो एग्जांपल देती है वो वाइन की देती है, वाइन, शराब की। तो क्या हुआ बेटा, रोजा नहीं भी हो तब भी हराम है? रोजा है तो ठीक है, लेकिन रोजा ना भी हो तब भी तो हराम ही रहेगी ना बेटा। मैं तो एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। तो वाइन को क्यों उन्होंने क्वालिफाइंग एसेट बोला बेटा? कि वाइन को अवेलेबल फॉर सेल होने में क्या लगेगा बेटा, सब्सटेंशियल पीरियड लगेगा। क्यों? तो अगर वाइन की प्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए, वाइन की प्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए लोन लिया गया है, तो फिर उस लोन पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो वाइन की प्रोडक्शन कॉस्ट का क्या बनेगा, पार्ट बनेगा, वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में शामिल होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन हम इन्वेंट्रीज की और एग्जांपल ले चुके हैं भाई। हमने बोला जो जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो बिल्डर है, जो बिल्डिंग डेवलपमेंट बिजनेस में काम करता है, उसके लिए बिल्डिंग्स क्या है, इन्वेंट्रीज हैं, और वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में उसको सब्सटेंशियल पीरियड रिक्वायर्ड है। तो अगर आप बतौर बिल्डर बिल्डिंग्स डेवलप कर रहे हो, अगर आप मलिक रियाज हो और आप बहरिया टाउन डेवलप कर रहे हो और उसको डेवलप करने के लिए लोन लेते हो, उस लोन पर आप इंटरेस्ट बेयर करते हो, तो फिर आपके लिए वो बिल्डिंग इन्वेंट्रीज हैं और वो क्वालिफाइंग एसेट है। ये सारी बातें याद है ना, कल बताइए आपको। फिर मैंने एयरक्राफ्ट वाली एग्जांपल भी दी थी, भूले तो नहीं है ना बेटा? एयरक्राफ्ट जो बना रहा है उसके लिए इन्वेंट्री है, जो खरीदना चाह रहा है उसके लिए प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, ठीक है जी। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, तो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो पीसेस में आते हैं बाहर से, और उसके बाद उनको असेंबल करना होता है, इंस्टॉल करना होता है, उनकी साइट प्रिपरेशन करनी होती है, फैक्ट्री डेवलप करनी होती है, टेस्ट प्रोडक्शन करनी होती है। ये सारे काम करने में बताइए सब्सटेंशियल पीरियड लग जाता है, लग जाता है। तो अगर एक प्लांट अंडर इंस्टॉलेशन है तो वो अंडर इंस्टॉलेशन प्लांट जो है वो क्वालिफाइंग एसेट है, लेकिन जैसे ही वो इंस्टॉल हो गया, अवेलेबल फॉर यूज हो गया, तो अब वो क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन से क्या हो गया, बाहर हो गया, ठीक है जी। पावर जनरेशन फैसिलिटीज, क्या ये जो
लाइंस बिछाई जाती हैं, ये जो नेटवर्क डेवलप किया जाता है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी का भी तो नेटवर्क है ना बेटा। टावर्स लगाने पड़ेंगे इसके लिए भी, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टावर्स लगाने पड़ेंगे सोन। तो हैस्को जो है ये आपको इलेक्ट्रिसिटी पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसके लिए भी टाइम चाहिए पूरे शहर में सिस्टम को डेवलप करने के लिए। अब सोचे जरा कोई ऐसा शहर जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहले ना हो, और अगर आप पूरे शहर में इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं, तो वो डेवलप करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा ऑब्वियसली। या कोई आप नया पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं, तो नया पावर प्लांट को बनाने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। हम विंड टर्बाइन लगाना चाह रहे हैं, तो बड़े तादाद में विंड टर्बाइन इंस्टॉल करने में, लगाने में, वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा ऑब्वियसली। ये सब चीजें क्या बन जाएंगी, क्वालिफाइंग एसेट। एक डैम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा वो भी क्वालिफाइंग एसेट है। उसके बाद इनटेंजिबल एसेट बताया था, लाइसेंस वाली एग्जांपल कल दी थी मैंने, 5G लाइसेंस वाली एग्जांपल, जवाब दे। 5G लाइसेंस वाली एग्जांपल मैंने दी, मैंने कहा लाइसेंस आपने लिया है नेटवर्क को डेवलप करने के लिए, लाइसेंस खुद क्या है, क्वालिफाइंग एसेट है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद लाइसेंस के अलावा यहाँ पर आप एक एग्जांपल लेके अपने पास, डेवलपमेंट कॉस्ट, क्या ये IS 38 होगा, FAR 2 में पढ़ने को मिलेगा। डेवलपमेंट कॉस्ट भी क्वालिफाइंग एसेट है, क्या है, किसी इंटेंजिबल एसेट को डेवलप करने की कॉस्ट क्या है, क्वालिफाइंग एसेट। तो जब तक वो इंटेंजिबल एसेट डेवलप ना हो जाए तब तक वो कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट है, और उस पर अगर कोई इंटरेस्ट कॉस्ट बियर की जा रही है उस डेवलपमेंट कॉस्ट को फाइनेंस करने के लिए, तो फिर वो इंटरेस्ट उस डेवलपमेंट कॉस्ट में क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। बिल्कुल प्रोटोटाइप इसमें आता है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे बेटा, आप एक कंपनी है गाड़ियां बनाने वाली, आप एक वक्त में रोड पे चलने वाली और हवा में उड़ने वाली गाड़ी बनाना चाहते हैं कि भाई ट्रैफिक जाम हो तो बंदा अपनी गाड़ी उड़ाए और सारी ट्रैफिक के ऊपर से उठा के ले जाए। तो वो पहली गाड़ी जो बनाई जाएगी मिसाल के तौर पर कि ये काम करना मुमकिन है, फर्स्ट गाड़ी, उसकी कॉपीज तो बाद में बनेंगी, पहले तजर्बा होगा एक गाड़ी बनाकर। तो उस फर्स्ट गाड़ी को डेवलप करने की कॉस्ट जो है ना, जिसको प्रोटोटाइप कहेंगे, वो इंटेंजिबल एसेट, कि क्या हमारा तजर्बा कामयाब होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, मैं ऐसी कोई दवाई बनाना चाहता हूं कि मैं जिसको पी जाऊं मैं कभी बूढ़ा ना हूं। भाई ऐसी कोई दवाई इजाद करने के लिए बैठे, डेवलप करें ऐसी कोई दवाई, क्या ख्याल है। मैं शहरी में कुछ ऐसा खाना बनाना चाहता हूं जिसके बाद मुझे प्यास ना लगे। ये सारे आइडियाज है ना, इन आइडियाज पे काम करें। कॉपीराइट जरूरी नहीं है ना बेटा, है कॉपीराइट जो है वो आमतौर पे एक चीज जो रेडी हो जाती है उसके लिए होता है। ठीक है, तो पैटेंट हो सकता है, पैटेंट लिया जाएगा किसी ऐसी चीज के लिए जिसको भी हम डेवलप कर रहे हो, ताकि कोई हमारे इस आइडिया को कॉपी ना कर सके। तो बहरहाल ये कि आपको आइडिया दे दिया कि अगर आप किसी भी चीज को, कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप करते हो, कोई भी आप क्या कहते हैं नई इन्वेंशन लाते हो, तो वो इन्वेंशन बेसिकली आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, आपके दिमाग का आइडिया होता है। पहले वो चीज दिमाग में इंटेंजिबल होती है, फिर वो इंटेंजिबल से टेंजिबल शक्ल इख्तियार करती है। लेकिन उसमें जो आपका आइडिया होता है उस पर एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, टेंजिबल आइटम पे एक्सपेंडिचर कम होता है, तो लिहाजा उसको इंटेंजिबल ट्रीट किया जाता है। तो अगर आप किसी नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहते हैं तो बिल्कुल डेवलप करें। तो उसके ऊपर अगर आप लोन्स लेकर उसको डेवलप करते हैं तो वो क्वालिफाइंग एसेट है, उसकी बोरिंग कॉस्ट क्या होगी, कैपिटलाइज होगी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज IS 40 है हमारा, और ये हम पढ़ेंगे FAR 1 में, और ये समझ लें IS 16 से कनेक्ट होगा। तो वो लैंड और बिल्डिंग जो रेंटल टू अदर्स है, क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में से लैंड और बिल्डिंग जो रेंटल टू अदर्स है, या फिर लॉन्ग टर्म वैल्यू एप्रिसिएशन के लिए आपने परचेस करके छोड़ दिए, तो ऐसे लैंड और बिल्डिंग को हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो अगर आप आज कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं किसी को रेंट पे देने के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और वो भी क्वालिफाइंग एसेट है, उसकी भी बोरिंग कॉस्ट क्या होगी, कैपिटलाइज हो जाएगी। ठीक है जी।
तो इसकी तफसील में करूंगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाले टॉपिक में। बेयर प्लांट्स, फल देने वाले पौधे। तो अगर आज आप गार्डन ऑफ मैंगोज लगाते हैं, उसमें आपने बड़े पैमाने पर क्या किया, प्लांटेशन की है, और उस प्लांटेशन को आपने फाइनेंस किया है लोन वगैरह लेकर, तो उन प्लांट्स को अपने अवेलेबल फॉर यूज होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। और बड़े होंगे, बड़े होने के बाद फल देना शुरू करेंगे, तो उनके अवेलेबल फॉर यूज होने में, उनके ऑपरेशनल होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। इट मींस दैट बेयर प्लांट्स सब्सटेंशियल पीरियड लेंगे अपने अवेलेबल फॉर यूज होने में, तो उन पर इनकर होने वाली बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की जा सकती है। ये तमाम बातें आपके सामने है बेटा। कोई मुश्किल बात है बेटा? जवाब दीजिए। यहां तक सारी बातें क्लियर बेटा सब लोगों को? नहीं बेटा, फार्मिंग के लिए लोन लिया तो फार्मिंग के लिए लोन अगर लेंगे तो वो जरूरी नहीं लोन पे जो इंटरेस्ट हो वो कैपिटलाइज, ठीक है। फार्मिंग की तरह से इन्वेंट्री प्रोड्यूस हो रही है, फसल तैयार हो जाएगी आपकी। बेयरिंग प्लांट्स के लिए एक चीज कहलाएगी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज आउटपुट। आम का दरख्त है तो आम के दरख्त पे लगा हुआ आम क्या है, आउटपुट है। तो क्या आम पर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने की बात हो रही है? नो, वो आपकी फिर ऑपरेशनल एक्टिविटी है, हर साल आपको फसल मिलेगी। जिस तरह मशीन आपको इन्वेंट्री बना के दे रही है, इस तरह वो दरख्त भी एक मशीन है जो आपको इन्वेंट्री यानी कि आम प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो बताइए, दरख्त की बात हो रही है, आम की बात हो रही है? बेयरिंग प्लांट क्या है? दरख्त है। तो अगर उसको कंस्ट्रक्ट करने में या उसको प्रोड्यूस करने में आपने लोन लिया है तो फिर वो क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मींस द आउटपुट, बेयरिंग प्लांट मींस जो प्लांट है, जो मशीनरी के बदले नेचुरल मशीनरी अल्लाह ताला ने लगाई हुई है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो जनरल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए जो बोरिंग कॉस्ट होगी वो चार्ज होगी। इस तरह नॉर्मल बिजनेस की ऑपरेट करने की जो बोरिंग कॉस्ट होती है वो एक्सपेंस बन जाती है। करेक्ट बेटा? चलें जनाब, अब यहां पर हम आ जाते हैं जनाब recognition, ठीक है। An entity shall capitalize borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset as part of the cost of that asset। ये बात ऊपर भी लिखी हुई थी कि बोरिंग कॉस्ट सिर्फ वही कैपिटलाइज की जाएगी जो क्वालिफाइंग एसेट की एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो। An entity shall recognize other borrowing cost, और इसके अलावा किसी भी किस्म की जो बोरिंग कॉस्ट है, other borrowing cost as an expense in the period in which it incurs। तो बोरिंग कॉस्ट जो इंटरेस्ट ना, वो पीरियड कॉस्ट है। पीरियड कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, फिक्स कॉस्ट। इंटरेस्ट तो ड्यू होगा भले आपका बिजनेस चले या ना चले। तो इंटरेस्ट की एक प्रॉपर्टी है, वो पीरियड कॉस्ट है। पीरियड कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट वक्त गुजरने पे ड्यू होता रहेगा और वो आपके लिए फिक्स कॉस्ट बनेगा। रेंट क्या है, पीरियड कॉस्ट। वक्त गुजरेगा, भले आपका दो बिजनेस 2 महीने बंद पड़ा हो कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन आपको अपनी प्रॉपर्टी का रेंट तो पे करना पड़ेगा ना यार, क्योंकि वक्त तो गुजर रहा है ना, रेंट तो आप पर ड्यू हो रहा है ना। तो ये पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट बोलने का मतलब क्या है, पीरियड कॉस्ट का मतलब क्या है, फिक्स कॉस्ट है। वक्त गुजर रहा है, ये कॉस्ट ड्यू होती चली जा रही है, आपको पे करना जरूरी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वही बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की जाएंगी जो कि किसी क्वालिफाइंग एसेट को एक्वायर करने के लिए, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए या उसको प्रोड्यूस करने के लिए आपने लोन्स लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अगर आप एसेट कंस्ट्रक्ट ना करते तो आप लोन भी ना लेते, आप लोन ना लेते तो कोई बोरिंग कॉस्ट भी ना होती। तो और वो बोरिंग कॉस्ट जो एसेट कंस्ट्रक्ट हो या ना हो फिर भी होती, वो तो वैसे ही आपकी फिक्स कॉस्ट है, उसको चार्ज करें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। क्या ख्याल है, जवाब दें। An entity shall recognize other borrowing costs as an expense in the period in which it incurs them। ठीक है, ये आपके सामने सारी गुफ्तगू यहाँ पे मुकम्मल हो गई।
अब जो बात मैंने बोली भाई कौन सी, क्योंकि एक वक्त में आपके पास एक से ज्यादा लोन हो सकते हैं, तो कौन सी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है और कौन सी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करनी, पैराग्राफ नंबर 10 पढ़िए। पैराग्राफ नंबर 10 क्या बोलता है? द बोरिंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट आर दोज बोरिंग कॉस्ट दैट वुड हैव बीन अवॉइडेड if the expenditure on qualifying asset had not been made। अगर क्वालिफाइंग एसेट कंस्ट्रक्ट ना होता तो मैंने लोन नहीं लिया होता, मैंने लोन नहीं लिया होता तो ये बोरिंग कॉस्ट इनकम ना होती। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सपेंडिचर है तो लोन है, लोन है तो बोरिंग कॉस्ट है। इसका मतलब क्या है? वो बोरिंग कॉस्ट जो एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन है वो बाय नेचर अवॉइडेबल है। अवॉइडेबल मतलब अगर मैं क्वालिफाइंग एसेट कंस्ट्रक्ट ना करता तो मैंने लोन ना लिया होता, मैंने लोन ना लिया होता तो मैं बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज ना करता, मैं बोरिंग कॉस्ट इनकर ना करता। इसका मतलब मैंने लोन लिया ही किसके लिए है? क्वालिफाइंग एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो अगर क्वालिफाइंग एसेट ना होता तो लोन ना होता, लोन ना होता तो बोरिंग कॉस्ट ना होती। इसका मतलब इसके अलावा जो भी बोरिंग कॉस्ट है वो आपकी जनरल बोरिंग कॉस्ट है, उसको आप क्या करें? एक्सपेंस बनाएं। उसका क्वालिफाइंग एसेट होने या ना होने से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बोरिंग कॉस्ट की एक प्रॉपर्टी है कि बोरिंग कॉस्ट जो एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन है वो अवॉइडेबल कॉस्ट है। अवॉइडेबल मतलब कि वो अवॉइड हो सकती थी अगर क्वालिफाइंग एसिड कंस्ट्रक्ट ना होता। क्या ये गुफ्तगू समझ में आती है आपको? बेटा बताइए, सब लोग रिस्पॉन्स कर दीजिए प्लीज कि यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है। सबसे बात कर रहा हूं, अवॉइडेबल वाली बात समझ में? अवॉइडेबल जो अवॉइडेबल होती लेकिन मैं अवॉइड नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि मैं क्वालिफाइंग एसिड कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। चले बेहतरीन, ठीक है जी। उसके बाद जनाब, तो मैं आपको यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीजें जो होती हैं वो ऐसी होती है कि वो रिलेट करती हैं दूसरे स्टैंडर्ड से, और सारे स्टैंडर्ड जो हैं वो आपके बिल्कुल एसेट से रिलेटेड कॉस्ट। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? ये बीच के पैराग्राफ में बाद में पढ़ाता हूँ आपको, और ये जरा पैराग्राफ आप 17 पहले पढ़ लें, क्योंकि मुझे इसका स्केच बनाना है, ठीक है? तो मैं एक स्केच पहले बना देता हूँ, फिर हम उसको पढ़ते हैं। आप इस स्केच को साथ साथ कॉपी करते रहे, बनता हुआ देखें पहले।
स्टार्ट, एंड। किस चीज का स्टार्ट, किस चीज का स्टार्ट? सब्सटेंशियल पीरियड का स्टार्ट। तो ये सब्सटेंशियल पीरियड ये शुरू है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब commencement of capitalization of borrowing cost। expenditure incurred borrows funds incurs borrowing cost। दूसरा क्वेश्चन क्या है? cessation of capitalization of borrowing cost। when the asset is available for its intended use or sale।
ठीक है जी। सस्पेंशन, मैंडेटरी, नॉन मैंडेटरी। ठीक है जी। तो ये आपके सामने एक स्केच बन गया है। इस स्केच के अंदर ये टाइम फ्रेम तय हो रहा है कि कहां से लेकर कहां तक की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की जाएगी। तो अगर आप देख रहे हैं स्टार्ट और एंड, ये एक टाइम फ्रेम है, एक टाइम लाइन है। जहां लिखा हुआ है स्टार्ट, यहां से इस पीरियड के स्टार्ट से, यानी यहां से पीरियड स्टार्ट हो रहा है, यहां से बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती रहेगी यहां तक कि हम उस पीरियड के एंड पे पहुंच जाएं। जहां पे एंड लिखा हुआ है वहां तक बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती रहेगी। इससे पहले या इससे बाद अगर आपने लोन लिया हुआ है और आप क्वालिफाइंग एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने लोन्स पहले ले लिए थे, या क्वालिफाइंग एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के बाद भी आपके लोन आउटस्टैंडिंग और आपको इंटरेस्ट बेयर करना पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि सब्सटेंशियल पीरियड ओवर हो गया है और एसेट क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन से क्या आ गया है, बाहर आ गया है, तो लिहाजा आप स्टार्ट से पहले वाली और स्टार्ट और एंड के बाद वाले पीरियड की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं कर सकते। हाँ जी, सुन रहे हैं सब लोग? बेटा जवाब दें, जवाब दे, सब लोग सुन रहे हैं बेटा? रिस्पॉन्स करें बेटा, सब लोग सुन रहे हैं? अब इस बात को समझने के लिए हम एक टाइम फ्रेम रखते हैं बेटा। टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम रखें, टाइम फ्रेम रखें और टाइम फ्रेम को समझिएगा। फर्ज कीजिए आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना शुरू की 1 जनवरी से। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना शुरू का मतलब क्या हुआ, आपने उस पर एक्सपेंडिचर इनकर करना शुरू कर दिया। सीमेंट परचेज कर ली, मटेरियल परचेज कर लिया, लेबर की पेमेंट्स कर दी, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो गया, उस पर एक्सपेंडिचर इनकर होना शुरू हो गया। भले भले मेरी जेब से कुछ गया हो या ना गया हो, एक्सपेंडिचर इनकर होने का मतलब क्या है, बिल्डिंग पे काम शुरू हो गया, काम शुरू हो गया तो एक्सपेंडिचर इनकर होना शुरू हो गया। जितनी मालियत की बिल्डिंग बनती चली जाएगी उतना अमाउंट मुझ पर पे करने की लायबिलिटी क्रिएट होती चली जाएगी। यस और नो? एक्सपेंडिचर इनकर होने का मतलब क्या, भले मैंने उस एक्सपेंडिचर को पे किया हो कि ना किया हो? जवाब दें सब लोग। तो अगर जनवरी 1 2018 को बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो गई है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो गई है इस डेट पर, तो इस पे एक्सपेंडिचर इनकर होना शुरू हो गया है। अब सवाल क्या है कि इस बिल्डिंग के एक्सपेंडिचर्स को पे करने के लिए पैसा कहां से आ रहा है। अगर पैसा हमारे पास पहले ही मौजूद है तो हम तो कोई फंड्स बोरो ही नहीं कर रहे। जब हम क्वालिफाइंग एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई फंड्स बोरो ही नहीं कर रहे, तो फिर किसी किस्म की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने का सवाल पैदा हो सकता है। रिस्पॉन्स करते जाइए प्लीज बेटा। स्केच तो बाद में बन जाएगा बेटा, स्क्रीनशॉट से बन जाएगा। रिस्पॉन्स कीजिए। अच्छा,
ये बताइए, जो बिल्डर्स होते हैं, बिल्डर्स ये क्या करते हैं? ये जो कस्टमर्स जिन्होंने फ्लैट्स बुक करवाए होते हैं उनसे पैसा लेते हैं, उनकी बुकिंग्स के पैसे से ही वो पैसा क्या करते हैं, वो लेके कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर देते हैं, फिर उनकी किस्तें बना देते हैं। जवाब दें। बुकिंग के पैसे आ रहे होते हैं, पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही होती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो वो बुकिंग का पैसा उनके लिए अनअर्न इनकम है ना, लायबिलिटी है ना बेटा, जब तक कि वो उनको फ्लैट क्या कर दें, सेल ना कर दें। क्या ख्याल है? जब तक उस फ्लैट का कंट्रोल उनको ट्रांसफर ना हो जाए। तो बुकिंग के पैसे जो हैं वो बिल्डर के ऊपर क्या है, लायबिलिटी है कि नहीं? लेकिन सवाल ये है कि उस बुकिंग के पैसे वो बिल्डर के ऊपर लायबिलिटी तो हैं, तो क्या वो बिल्डर उस बुकिंग के पैसों पर अपने कस्टमर्स को कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है? क्या वो उस लायबिलिटी पे कोई बोरिंग कॉस्ट बेयर कर रहा है? तो अगर आप क्वालिफाइंग एसेट तो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अगर आप फंड्स तो बोरो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उस फंड पर बोरिंग कॉस्ट इनकर नहीं कर रहे, तो फिर क्या किसी किस्म की कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होने का सवाल पैदा होता है? जवाब दें। ठीक है, अब फर्ज करें हमने 1 जनवरी 2018 से कंस्ट्रक्शन शुरू की, तो कंस्ट्रक्शन शुरू होने का मतलब क्या, एक्सपेंडिचर इनकर होना शुरू हो गया, भले हमने पे किया हो या ना किया। उस एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए हमने 1 जनवरी 2018 को लोन ले लिया, और उस लोन पे इंटरेस्ट भी 1 जनवरी 2018 से इंटरेस्ट ड्यू होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये स्टार्ट पॉइंट हो गया, और जहां से हम स्टार्ट पॉइंट लेंगे, जहां से हम सब्सटेंशियल पीरियड को, यानी जहां से हम बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन शुरू करेंगे, उस पॉइंट पर तीनों चीजें एग्जिस्ट करना जरूरी हो। कि एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा हो, बोरिंग कॉस्ट, आपने फंड्स बोरो कर लिए हो, और आप बोरिंग कॉस्ट इनकर कर रहे हो। तो अगर 1 जनवरी 2018 को हमने कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दी है, और उनकी पेमेंट्स करने के लिए हमने लोन भी ले लिया, और उस लोन पे इंटरेस्ट भी 1 जनवरी 2018 से ड्यू होना शुरू हो गया है, तो यहां से बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना शुरू हो जाएगी। फर्ज कीजिए हमने कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो लोन लिया वो 24 लाख का लोन लिया, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। करेक्ट? जवाब दें। 24 लाख का 10%, 2,40,000। क्या मैं 2,40,000 का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करूं? जवाब इसका है यस, अगर सब्सटेंशियल पीरियड जनवरी 1 2018 से शुरू है और 31 दिसंबर तक चल रहा है, मतलब अगर पूरे 12 महीने सब्सटेंशियल पीरियड चला है, और ये लोन प्योरली इस क्वालिफाइंग एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लिया गया था, तो इस लोन का पूरा इंटरेस्ट, पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। यस और नो? ओके। अच्छा, अब मैं बोलूं भाई जनवरी 1 को मैंने लोन लिया, कंस्ट्रक्शन भी वहीं से शुरू हुई, इंटरेस्ट भी वहीं से ड्यू होना शुरू हुआ, 31 दिसंबर मेरा ईयर एंड है, 12 महीने का मुझ पे इंटरेस्ट ड्यू हो गया, लेकिन मेरी कंस्ट्रक्शन जो है वो अक्टूबर के मंथ में खत्म हो गई थी। 10 महीने के अंदर ये एसेट कंस्ट्रक्ट हो गया था, और जो इस अकाउंटिंग पीरियड के बाकी 2 महीने हैं, उन 2 महीनों तक वो एसेट जो था वो क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन से बाहर हो गया था। तो अब आप मुझे बताइए कि अब इस केस में आप पूरे 12 महीने की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे या 10 महीने की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे? तो बाकी 2 महीने की बोरिंग कॉस्ट क्या करेंगे आप, उसका आप क्या करेंगे? हाँ भाई, सबसे पूछ रहा हूं। 10 महीने की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे, और 2 महीने की बोरिंग कॉस्ट क्या मान लेंगे बेटा? एक्सपेंस। अच्छा, हमें करना क्या है? हमें सोचना ये है, सबसे पहले क्या सोचना है, जिस अकाउंटिंग पीरियड की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, उस अकाउंटिंग पीरियड में इंटरेस्ट कितना ड्यू हुआ। तो जरा बताइए, जो मैंने अभी आखिरी एग्जांपल दी उसमें इंटरेस्ट कितने मंथ्स का ड्यू हुआ? 12 महीने का। यस और नो? ड्यू इंटरेस्ट ड्यू 12 महीने का। फिर उसके बाद ये सोचना है कि इसमें से कितना इंटरेस्ट क्वालिफाइंग एसेट से बिलोंग करता है, कितने मंथ्स का। अगर पूरे 12 महीने का बिलोंग करता है, पूरे 12 महीने का कैपिटलाइज कर दीजिए।
जवाब दें। और अगर मैं बोल दूं कि सब्सटेंशियल पीरियड जो है वो अक्टूबर में एंड हो गया है, तो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के इंटरेस्ट को आप कैपिटलाइज कीजिए और बाकी जो 2 महीने का इंटरेस्ट है वो आप क्या कर दें, चार्ज कर दें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात समझ में आती है? अच्छा जी, अब जरा समझिएगा। सर मैंने लोन लिया 1 जनवरी 2018 को, एग्जाम्पल सुनिए। सर मैंने लोन लिया 1 जनवरी 2018 को, तो लोन कब से आउटस्टैंडिंग हो गया? 1 जनवरी 2018 से। इस पे इंटरेस्ट ड्यू होना कब से शुरू हुआ? 1 जनवरी 2018 से। लेकिन सर मैंने एसेट की कंस्ट्रक्शन शुरू की 1 मार्च से, तो एक्सपेंडिचर इनकर होना कब से शुरू हुआ क्वालिफाइंग एसेट पर? 1 जनवरी से या 1 मार्च से? अच्छा, कंप्लीट कब हुआ एसेट? दिसंबर में। तो सबसे पहले बताइए क्वालिफाइंग एसेट जो है उसका सब्सटेंशियल पीरियड 12 महीने या 10 महीने? इस केस में 10 महीने। बेहतरीन। मार्च टू दिसंबर, ऐसा ही। अब अगर जनवरी टू दिसंबर हमारा अकाउंटिंग पीरियड, तो बताइए इस अकाउंटिंग पीरियड पर जो लोन लिया था हमने क्वालिफाइंग एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उस पर इंटरेस्ट ड्यू कितना हुआ? कितना इंटरेस्ट ड्यू हुआ? हाँ जी, तो इंटरेस्ट कितना ड्यू हुआ? लोन तो हमने जनवरी से लिया था, तो इस अकाउंटिंग पीरियड में इंटरेस्ट कितना ड्यू हुआ? 12 महीने का। यस। लेकिन कितना इंटरेस्ट सब्सटेंशियल पीरियड से बिलोंग करता है? 10 महीने, क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर इनकर कब से शुरू हो रहा है? मार्च से। तो बोरिंग कॉस्ट तो आपने इस अकाउंटिंग पीरियड में 12 महीने की इनकर की है, लेकिन क्योंकि एक्सपेंडिचर आपका इनकर हो रहा है मार्च से, तो आपका एसेट कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो रहा है मार्च से, आपका सब्सटेंशियल पीरियड शुरू हो रहा है मार्च से, तो फिर आप मार्च से आप बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन शुरू करोगे। ठीक है ना? तो अगर हम मान लें कि हमारा सब्सटेंशियल पीरियड कहाँ एंड हो रहा है? दिसंबर पर, तो मार्च टू दिसंबर कितने मंथ्स बनेंगे? 10 मंथ्स। तो हम कितने मंथ्स की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करें? 10 मंथ्स। क्या ये बात क्लियर सबको? चले, एंड कहाँ होगा? यानी सब्सटेंशियल पीरियड एंड कहाँ होगा? तो बेटा सब्सटेंशियल पीरियड वहां एंड होगा। क्या सब्सटेंशियल पीरियड वहां एंड होगा जहां अकाउंटिंग पीरियड एंड होगा? नहीं। हो सकता है कि आपका एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन हो एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर, फिर वो कंटिन्यू हो अगले अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट पर। तो क्या आपके सब्सटेंशियल पीरियड एंड होने के दरमियान बीच में ईयर एंड आ सकता है? आ सकता है। तो जहां पर ईयर एंड आएगा वहां कट ऑफ लगेगा, वहां तक की अकाउंटिंग आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। ठीक है, ये बात समझिएगा जरा। आपका सब्सटेंशियल पीरियड 2 अकाउंटिंग पीरियड 3 अकाउंटिंग पीरियड में फॉल कर सकता है। तो जहां पर आपका अकाउंटिंग पीरियड एंड होगा वहां तक की आपको रिपोर्ट्स बनानी होगी, वहां तक का एसेट, वहां तक का खर्चा, वहां तक की बोरिंग कॉस्ट आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिपोर्ट करनी होगी। खैर ये अलग बात है, इस पर करते रहेंगे बात। तो सब्सटेंशियल पीरियड एंड कहां पर होगा? तो जहां पर सब्सटेंशियल पीरियड एंड होगा वहां पर बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना सीज हो जाएगी, सेसेशन हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी। बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना रोक देंगे। Then the asset is available for its intended use or sale। जैसे ही वो एसेट जो है वो अपने अवेलेबल फॉर इंटेंडेड यूज या सेल हो जाए तो फिर बोरोइंग कॉस्ट उस पॉइंट पे सीज हो जाएगी। ठीक है, कोई मुश्किल बात तो नहीं है? जवाब दें। अच्छा जी, अब ये बीच में आप रेड कलर का निशान देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सस्पेंशन। और सस्पेंशन का मतलब है काम का रुक जाना। जवाब दीजिए। सस्पेंशन बोलते हैं काम का रुक जाना। ठीक है। अच्छा जी, हमने अकाउंटिंग पीरियड शुरू किया 1 जनवरी से, लोन हमने ले लिया 1 जनवरी को, इंटरेस्ट ड्यू होना शुरू हो गया 1 जनवरी से, लेकिन एसेट की कंस्ट्रक्शन हमने शुरू की 1 फरवरी से। तो जरा बताइए सब्सटेंशियल पीरियड कहां से शुरू हुआ? जनवरी 1 से या 1 फरवरी से? गुड। अच्छा, टोटल हमारा
टोटल हमारा एस्टिमेटेड सब्सटेंशियल पीरियड जो है वो 10 महीने। फर्ज कर लीजिए हर काम का एक एस्टिमेट निकाला जाता है ना, ये काम कितने अरसे में मुकम्मल हो जाएगा, निकाला जाता है क्या निकाला जाता, बताइए। टोटल हमारा जो एस्टिमेट है सब्सटेंशियल पीरियड का वो कितना है, 10 महीने के। हम 10 महीने में काम पूरा कर लेंगे, सही। तो अगर फरवरी से 10 महीने शुरू किए जाएं तो 10 महीने कहां पूरे होंगे बताइए, नवंबर में, सही है। तो अब जरा सुनिएगा, काम शुरू हुआ फरवरी से, काम शुरू हुआ फरवरी से, फरवरी गुजरा, मार्च गुजरा, अप्रैल गुजरा, यार मई के महीने में क्या हो गया, एचडीए वाले आ गए, एचडीए वाले, ठीक है। अब एचडीए वालों ने क्या किया, बोला आपके पास जो है वो नक्शा नहीं है बिल्डिंग बनाने के लिए, आपका काम, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपने नक्शा वेरीफाई नहीं करवाया हुआ, तो आपका काम 1 महीने के लिए रोक दिया गया। तो यानी एक्टिविटी सस्पेंड हो गई 1 महीने के लिए, हुई कि नहीं हुई। तो इससे हमारा सब्सटेंशियल पीरियड 1 महीना आगे चला गया, और खत्म कहां हुआ फिर, दिसंबर पर। तो अब बताओ कि मैं सस्पेंशन आने की बिना पर सब्सटेंशियल पीरियड को 10 महीने ही मानूं या 11 महीने मानूं। अगर काम ना रुका होता तो काम मुकम्मल हो चुका होता नवंबर में, लेकिन क्योंकि मई के महीने में पूरा काम नहीं हुआ, तो मैं सब्सटेंशियल पीरियड कितना मानूं, 11 महीने मानूं, यानी कि फरवरी टू दिसंबर पूरा सब्सटेंशियल पीरियड मानूं, या मैं उसको अभी भी 10 महीने मानूं और बोलूं 1 महीना जो है ना बीच में जो है वो स्टॉपेज आ गया काम के अंदर, वो ब्लॉक है। अगर वो ब्लॉक ना होता तो मेरा काम मुकम्मल में खत्म हो जाता। तो जवाब ये है कि इन रियलिटी सब्सटेंशियल पीरियड 10 मंथ्स का ही है, दिखने में 11 महीने लग रहा है, लेकिन जो 1 महीना एक्सटेंड हुआ है उस एक्सटेंशन को मैं काउंट नहीं करूंगा, मतलब उस 1 महीने की मैं, हाँ लॉजिकली 10 मंथ्स होगा, यानी उस 1 मंथ की मैं बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करूंगा, ठीक है। तो उस 1 महीने में क्या हो गया, एसेट की एक्टिव डेवलपमेंट रुक गई। इसको बोलूंगा मैं इसको बोलूंगा मैं क्या कहते हैं, मैंने मेरे ख्याल से रिवर्स लिख दिया, जरा इसको मैं करेक्ट कर दूं। नॉन मैंडेटरी को मैंने रेड से लिखना था, और तो ये कौन सी क्या कहते हैं, ये कौन सी सस्पेंशन थी, बिल्कुल बेटा उस मंथ में लगने वाली कॉस्ट एक्सपेंस होगी, मतलब उस मंथ का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, उस मंथ का इंटरेस्ट जो होगा वो, तो अब उसूली तौर पे क्या होना चाहिए, 10 महीने का इंटरेस्ट ही कैपिटलाइज होना चाहिए, और जो 1 महीने का इजाफी इंटरेस्ट है उसको हम कैपिटलाइज नहीं होने देंगे, उसको हम चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये सस्पेंशन जो थी वो हमारी कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं थी, ये नॉन मैंडेटरी सस्पेंशन थी। तो जो नॉन मैंडेटरी सस्पेंशन पीरियड होगा उसकी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी, क्लियर। अब ये इसकी कितनी किस्म हो सकती हैं, ठीक है जी। ये वो असल में ये सारे मामलात वो हैं, ये तो जो नेचुरल फैक्टर्स हो जो हमारे क्या कहते हैं काबू से बाहर हो, बिल्कुल नेचुरल फैक्टर्स। आपने क्या किया, आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए जमीन की खुदाई शुरू की, अंदर से पानी निकल आया, अब जब तक वो पानी सूख नहीं जाता तब तक आप बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते भाई, तो ये भी सस्पेंशन आ गई, इससे भी आपका टाइम पीरियड जो है वो एक्सटेंड हो गया बिला वजह, आपके एस्टीमेट में क्या हुआ, फर्क आया। तो जिस चीज को हम प्री एस्टीमेट ना कर सके, जिस स्टॉपेज को, जिस हम सस्पेंशन को, जहां काम रुकने को हम वक्त पहले प्री एस्टीमेट ना कर सके, अगर वो प्री एस्टीमेट हो सकता है तो फिर वो नॉन मैंडेटरी नहीं, वो मैंडेटरी। तो हमें नहीं पता था यार ये पानी निकल आएगा, हमें नहीं पता था कोरोना वायरस आने की वजह से क्या होगा, लॉकडाउन हो जाएगा और काम रुक जाएगा। तो जिस वक्त हम अपने सब्सटेंशियल पीरियड का एस्टीमेट लगा रहे थे काम कितने अर्से में मुकम्मल होगा, उसमें हम ये तमाम चीजें प्री एस्टीमेट नहीं कर पा रहे, ये तो सरप्राइजिंगली अचानक से हो गया सब कुछ।
लेबर ने अचानक से स्ट्राइक कर दी, लेबर स्ट्राइक भी अचानक से हो गई, या रॉ मटेरियल जो मटेरियल है सीमेंट सरिया वो शॉर्ट हो गया, सीमेंट फैक्ट्री बंद पड़ी, तमाम सीमेंट फैक्ट्रीज ने हड़तालें कर दी अचानक से, इसलिए हमारा काम रुक गया। तो ये सारे वो सरप्राइजिंग एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से आपका सब्सटेंशियल पीरियड बिला वजह क्या होगा, एक्सटेंड हो जाएगा, और इस दौरान एसेट की एक्टिव डेवलपमेंट रुक जाएगी। तो अगर एसेट की एक्टिव डेवलपमेंट रुकती है मटेरियल अवेलेबल ना होने की बिना पर, लेबर के स्ट्राइक करने की बिना पर, जमीन से पानी निकलने की बिना पर, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने के बिना गवर्नमेंट अथॉरिटीज आपकी कंस्ट्रक्शन को रोक देते हैं, तो ये सारी नॉन मैंडेटरी सस्पेंशन है, और इस दौरान की जो बोरिंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइज नहीं होगी। तो फिर सर मैंडेटरी सस्पेंशन क्या है? बड़ी आसान सी बात है, जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो, जहां काम रोकना कंस्ट्रक्शन का हिस्सा हो, जिसको प्री एस्टिमेट किया जा सकता हो। जैसे अगर आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आप बिल्डिंग की छत डालने के बाद उस छत को कुछ अरसा मजबूत होने के लिए छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, 1 हफ्ता, 3 दिन, 4 दिन, उसको पानी देंगे क्या नहीं देंगे? जब छत डल जाती है तो छत डलने के बाद क्या करते हैं लोग, उसको कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं और पानी उसको पिला रहे होते हैं, और दुआ करते हैं बारिश हो जाए तो और अच्छी बात है, उसकी मजबूती और बढ़ जाए। जवाब दें बेटा सब लोग, क्या ख्याल है आपका? तो वो जो छत डलने के बाद जो कुछ दिन काम रुक रहा है वो तो प्री एस्टिमेटेड है, वो तो कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है, वो सब्सटेंशियल पीरियड में काउंट होगा, उसकी सस्पेंशन नहीं काउंट होगी, वो सस्पेंशन है ही नहीं, समझ लें। अगर उसको आप सस्पेंशन बोले तो मैंडेटरी बोल दें, वो सब्सटेंशियल पीरियड का ही पोर्शन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो सरप्राइजिंगली सस्पेंशन आ गई थी वो सब्सटेंशियल पीरियड का पोर्शन नहीं है, और वो सब्सटेंशियल पीरियड को एक्सटेंड करने की वजह बन रही है। तो फिर जो एक्सटेंडेड पीरियड की बोरिंग कॉस्ट होती है वो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं की जाती। क्या ये मेरी सारी गुफ्तगू समझ में आती है बेटा आपको? देखिए मैंने प्रैक्टिकल अभी कुछ भी शुरू नहीं किया, लेकिन मैं ज़बानी कलामी सारी बातें कर रहा हूँ, और जैसे मैं प्रैक्टिकल शुरू करूंगा तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए उस वक्त। मैं चाह रहा हूं कि दिमाग में टॉपिक बैठ जाए अभी आपके, ताकि हम इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकें। ठीक है, बताइए। अब इन 3 बातों को स्टैंडर्ड से पढ़ के देखते हैं, स्टैंडर्ड क्या बोलता है। ठीक है, चले जी। पहला पॉइंट दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है? कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, एन एंटिटी शैल बिगिन capitalizing borrowing cost as part of the cost of a qualifying asset on the commencement date। ठीक है जी, जहां से कमेंसमेंट डेट शुरू होगी, जहां से सब्सटेंशियल पीरियड शुरू होगा, उस डेट से बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। द कमेंसमेंट डेट फॉर कैपिटलाइजेशन इज द डेट when the entity first meets all of the following criteria या conditions। जिस डेट पे ये तीनों पॉइंट इकट्ठे हो गए उस डेट से कैपिटलाइजेशन शुरू होगी। और अब अच्छी तरीके से समझा चुका हूं मैं आपको। इट इनकर्स एक्सपेंडिचर फॉर द एसेट, एसेट पे काम शुरू हो चुका हो। इट इनकर्स बोरिंग कॉस्ट, आपने लोन्स भी लिए हो उस एक्सपेंडिचर को बर्दाश्त करने के लिए। नंबर सी, इट अंडरटेक्स एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट फॉर द इंटेंडेड यूज और सेल। ठीक है जी, यानी कि तीसरा पॉइंट क्या है, वो है एसेट की एक्टिव डेवलपमेंट। या भाई एसेट की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई हो, मतलब वो तमाम काम, जैसे अगर आप जमीन लेते हैं तो जमीन तो आपने ले ली, लेकिन उस पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट जब होगी, जब आप वर्क परमिट लेंगे किससे? बिल्डिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी से। तो आपने वो तमाम नेसेसरी एक्टिविटीज करना शुरू कर दी हो जिसके जरिए बिल्डिंग का काम शुरू हो चुका हो। ठीक है जनाब, तो ये तमाम बातें आपके सामने आती हैं। जिस डेट पे तमाम कंडीशंस क्या होंगी, मीट होंगी, उस डेट से बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना शुरू होगी। उस डेट से क्या होगा, उस डेट से क्या होगा, सब्सटेंशियल पीरियड शुरू माना जाएगा। उसके बाद द एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है।
the activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale encompass more than the physical construction. Physical construction तो है, they include technical and administrative work prior to the commencement of physical construction, such as activities associated with obtaining permits prior to the commencement of physical construction. However, such activities exclude the holding of an asset when no production or development that changes the asset's condition is taking place. तो अगर आप जमीन लेके छोड़ देते हैं, उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं करते, तो भले आपने जमीन खरीदी है क्वालिफाइंग एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जिस दौरान जमीन पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, ना कोई खुदाई हो रही है, ना कोई सिस्टम मतलब कोई काम हो रहा है, ना आपने अब तक कोई वर्क परमिट लिया है, तो अगर कोई एक्टिव डेवलपमेंट नहीं हो रही एसेट की, तो फिर उस दौरान उस पीरियड की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती। भले आपने जमीन ली हो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उस पर भले आपने जमीन के लिए भी क्या लिया हो, लोन लिया, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये बात समझ में आती है? सस्पेंशन, an entity shall suspend capitalization of borrowing cost during extended period, आई बात extended period, in which it suspends active development of a qualifying asset. अगर सब्सटेंशियल पीरियड के दौरान रुकावट आ जाती है काम करने में, सस्पेंशन आ जाती है, और उस सस्पेंशन आने की बिना पर आपका जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड हो जाता है, तो वो एक्सटेंडेड पीरियड की जो है बोरिंग कॉस्ट वो आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे, उसको आप चार्ज करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो एन एंटिटी में इनकर बोरिंग कॉस्ट ड्यूरिंग एन एक्सटेंडेड पीरियड इन विच इट सस्पेंड्स द एक्टिविटीज necessary to prepare the asset for its intended use or sale. Such costs are cost of holding partially complete asset and do not qualify for capitalization. वो नहीं होता बेटा, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की 4-5 उसके क्या हो गए, स्टोरीज डेवलप हो गई, बन गई, कोर्ट का नोटिस आया, काम रुक गया। अब तो खाली क्या करना है, जो अधूरी बिल्डिंग है उसको होल्ड करना है। तो जब तक अब कोर्ट आपको फारिग ना करे तब तक काम दोबारा शुरू नहीं होगा। इस दौरान लोन भी आपका आउटस्टैंडिंग रहेगा, इंटरेस्ट भी होता रहेगा, इस दौरान की कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। हाँ, however, an entity does not normally suspend capitalizing borrowing cost। ये कौन सी है, मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी। मतलब जो मैंडेटरी सस्पेंशन है उस दौरान बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना बंद नहीं होगी, मतलब वो तो कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है। However, an entity does not normally suspend capitalizing borrowing costs during a period when it carries out substantial and technical administrative work, and also an entity also does not suspend capitalizing borrowing costs when a temporary delay is necessary part of process of getting an asset ready for its intended use or sale। ठीक है जी, जब सस्पेंशियल पीरियड का पार्ट हो, डिले उसी का पार्ट हो, स्टाइपुलेटेड हो, पहले से उसको प्री एस्टिमेट किया जा सकता हो, वो आपके एस्टिमेटेड सब्सटेंशियल पीरियड को एक्सटेंड ना करे, सो ऑन। फॉर एग्जांपल, capitalization continues during the extended period that high water levels delay construction of a bridge if such high water levels are common during the construction period in the geographical region involved। अभी एग्जांपल क्या दी गई है, आप एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप ब्रिज एक ऐसे इलाके में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जहां पर पानी का लेवल कभी अप होता है कभी डाउन होता है, तो वो ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है, लेकिन आप उस पानी के लेवल अप और डाउन के बारे में प्री एस्टिमेट अगर रखते हैं कि पानी का लेवल जो है वो हफ्ते में 4 दिन अप होगा, 4 दिन डाउन होगा, 3 दिन अप होगा, तो हफ्ते में 4 दिन काम हो पाएगा, 3 दिन काम नहीं हो पाएगा, तो आप उसको प्री एस्टिमेट कर पा रहे हैं। तो अगर आप उसको प्री एस्टिमेट कर पा रहे हैं तो फिर आप जो बाकाया 3 दिन है उनकी आप बोरिंग कॉस्ट क्या करें, कैपिटलाइज करना सस्पेंड ना करें, वो सस्पेंशन में शामिल नहीं है, वो उसका पार्ट ही है, क्योंकि यहाँ पे मजबूरी है, यहाँ पर आपका एसेट जब भी कंस्ट्रक्ट हो पाएगा तो पानी का लेवल क्या होगा, डाउन होगा। लेकिन अगर आप किसी एक ऐसे इलाके में ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जहां पर अभी फिलवक्त पानी नहीं है, पानी आपने बाद में वहां पे लाना है, लेकिन फर्ज करें अचानक से बारिश या सैलाब की वजह से वो पानी वहां पर आ जाता है, और वो ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी नहीं थी, लेकिन सरप्राइजिंगली पानी आ गया और काम रुक गया सैलाब आने की वजह से, तो फिर तो वो सस्पेंशन जो है वो आपकी कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है, वो प्री एस्टिमेटेड नहीं है। तो उस दौरान जब तक सैलाब रहेगा, काम रुक जाएगा, वो बोरिंग कॉस्ट क्या रहेगी, सस्पेंड रहेगी, और उस दौरान की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। क्लियर है बेटा बात यहाँ तक?
जवाब दें। उसके बाद cessation of capitalization, an entity shall cease capitalizing borrowing cost when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets for its intended use or sale are complete. An asset is normally ready for its intended use or sale when the physical construction of the asset is complete, even though routine administrative work might still continue. मतलब एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गई है, अब वो आप क्या कर रहे हैं, कस्टमर को हैंडओवर क्यों नहीं कर रहे? वो चाह रहा है कि वो अपनी कस्टमाइज मतलब वो चाहता है कि बिल्डिंग में अपनी मर्जी का कलर करवाए, वो चाहता है वो बिल्डिंग के अंदर अपनी मर्जी का फर्नीचर वर्क करवाए, वो अपनी मर्जी के दरवाजे लगवाए। ठीक है जी, यूजर्स स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अभी फर्दर काम बाकी है, लेकिन बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। तो अगर वो कस्टमर अपनी स्पेसिफिकेशन ना चाहता तो आप उसको बिल्डिंग बड़ी आसानी से हैंडओवर कर सकते थे। तो अगर रूटीन वर्क बाकी है एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म का, ये यूजर स्पेसिफिकेशन तो समझ लो बिल्डिंग रेडी टू यूज है या रेडी टू फॉर सेल है, तो वहां पर आके क्या कर देंगे आप, बोरिंग कॉस्ट सीज कर देंगे। यानी वो पीरियड जिस दौरान वहां पर काम चल रहा है किसका, क्या कहते हैं, फर्निशिंग का, उस दौरान वो पीरियड आप उसमें काउंट नहीं करेंगे। इफ माइनर मॉडिफिकेशन सच एज द डेकोरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द परचेजर्स और यूजर्स स्पेसिफिकेशन आर all that are outstanding, this indicates that substantially all activities are complete. तो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन तो मुकम्मल हो गई, अब क्योंकि उस बिल्डिंग को मॉडिफाई करना है यूजर की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, तो ये मॉडिफिकेशन जो है वो सब्सटेंशियल पीरियड में पार्ट नहीं होगी। तो आपका सब्सटेंशियल पीरियड वहीं एंड हो जाएगा जहां बिल्डिंग डेवलप हो गई। ठीक है, अब वो हैंडओवर की जा सकती है, लेकिन यूजर की स्पेसिफिकेशन बाकी है बस। तो वहां पर आके आपका सब्सटेंशियल पीरियड एंड हो जाएगा, वहां पर आके बोरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, हाँ बिल्कुल, डेकोरेशन वगैरह, अपनी मर्जी की लाइटें लगवाना वगैरह वगैरह। ठीक है जी, अपनी मर्जी का कलर करवाना। क्या एक्सपेंस स्टार्ट होगा, एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस स्टार्ट होगा। देखो एक है कंस्ट्रक्शन का खर्चा, कंस्ट्रक्शन का खर्चा तो सीधा सीधा क्या होगा, बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट बनेगा ना बेटा। तो आप क्लियर करो आप किसको एक्सपेंस बोल रहे हो, हम तो इंटरेस्ट के एक्सपेंस बनने की बात कर रहे हैं और इंटरेस्ट के कैपिटलाइज होने की बात कर रहे हैं। बिल्डिंग पे जो खर्चा हो रहा है वो तो बिल्डिंग की कॉस्ट का ही पार्ट बनेगा ना, वो तो कैपिटलाइज होगा ही होगा। बिल्डिंग पर होने वाले खर्चे पे इख्तलाफ ही नहीं है। रेनोवेशन कॉस्ट नहीं, रेनोवेशन कॉस्ट एक्सपेंस नहीं बनेगी, वो इनिशियल कॉस्ट, वो कैपिटलाइज ही होगी। हाँ, उसके बाद अगर सब्सिक्वेंटली एसेट के अवेलेबल फॉर यूज होने के बाद कोई अगर क्या करता है उसको, वो फर्निशिंग कॉस्ट है, वो अपनी जगह कैपिटलाइज होगी, फर्नीचर कैपिटलाइज होगा, दरवाजे खिड़कियां सब आपके क्या है, फिक्सचर्स हैं, ये बतौर फिक्सचर्स कैपिटलाइज होंगी। दरवाजे खिड़कियां बिल्डिंग में, बिल्डिंग की कॉस्ट में शामिल नहीं है, बल्कि उसको हम अलग से बोलेंगे फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, वो अलग से एसेट्स, क्योंकि वो अलग से डेफिनेशन मीट करेंगे प्रॉपर्टी प्लान के ऊपर की। समझे बेटा बात को? तो ये आपके सामने बेटा ये सारी गुफ्तगू है यहाँ पर। अब इसके बाद एक और हिस्सा लिखा हुआ है, when entity completes the construction of a qualifying asset in parts, जब आप किस्तों में या पार्ट्स में क्या करते हैं, क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल करते हैं, each part is capable of being used while construction continues on other parts, the entity shall cease capitalizing borrowing costs when it completes substantially all the activities necessary to prepare that part for its intended use or sale. इसके लिए एग्जाम्पल दी गई है, नीचे जरा उसको पढ़ें ताकि ऊपर वाली बात आपको समझ में आए। वो क्या है, a business park comprising several buildings, each of which can be used individually by is an example of qualifying asset for which each part is capable of being usable while construction continues on other parts. An example of a qualifying asset that needs to be completed before any part can be used is industrial plant involving several processes which are carried out in sequence at different parts of the plant within the same site, such as a steel mill. अब ये थोड़ी डिफिकल्ट एग्जांपल दी है, मैं इसके लिए आपको पहले आसान करता हूँ, फिर एग्जांपल को समझाता हूँ। ठीक है, पहली एग्जांपल मैं यहाँ वाली समझाता हूँ। ये बोलता है भाई अगर कोई क्वालिफाइंग एसेट पार्ट्स में कंप्लीट हो रहा है और उसका अगर एक पार्ट अवेलेबल फॉर यूज है, तो आप एक काम करो, जो पार्ट अवेलेबल फॉर यूज हो गया या सेल हो गया है, उस पार्ट की आप बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना बंद कर दो।
एक मिसाल दे रहा हूं, आप एक बिजनेस प्लाजा बना रहे हैं, एक बिजनेस पार्क बना रहे हैं, बिजनेस पार्क का मतलब क्या है, वो एक बहुत बड़ा एरिया होगा जहां पर 30 बिल्डिंग्स होंगी, और वो 30 बिल्डिंग्स जो होंगी वो अलग अलग ऑफिस होंगे मुख्तलिफ कंपनीज के, उनके हेड ऑफिस वहां पर होंगे। तो आपने एक बिजनेस पार्क बनाया जहां पर मुख्तलिफ कंपनीज के ऑफिस हैं, और एक बिजनेस पार्क के अंदर 30 बिल्डिंग्स हैं। तो पहले क्या हुआ, पहली बिल्डिंग नंबर 1 कंस्ट्रक्ट हो गई। जब बिल्डिंग नंबर 1 कंस्ट्रक्ट हो गई, वो आपने हैंड ओवर कर दी, या वो रेडी टू यूज हो गई, या अवेलेबल फॉर सेल हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिल्डिंग नंबर 1 पर जो बोरिंग कॉस्ट इनकर हो रही है, या बिल्डिंग नंबर 1 के जो डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल बोरिंग कॉस्ट है, वो अब आप मजीद कैपिटलाइज ना करें, उसको आप वहीं पे सीज कर दें। हाँ, अभी बिल्डिंग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 तक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होना बाकी है, उनकी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती रहेगी। मतलब जो एसेट कंस्ट्रक्ट होता जाए, कंप्लीट होता जाए, उसकी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना आप सीज कर दें, अगर आप एसेट इस तरह कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इसकी एक और एग्जांपल, मोटरवे बना बेटा, एक जाने वाला रोड, एक आने वाला रोड, एक अप और एक डाउन हमारे लिए, यस और नो? रिस्पॉन्स कर दिया करें यार, पता लगे जिंदा है हम। जवाब दीजिए बेटा। ठीक है जी, तो एक जाने वाला रोड और एक आने वाला रोड। फर्ज करें एक रोड कंप्लीट हो गया है और एक रोड स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जो रोड कंप्लीट हो गया वो ट्रैफिक खोलने के लिए अवेलेबल है, और जो रोड अभी कंप्लीट नहीं, पूरा मोटरवे तो पूरा है, अप और डाउन मिलाकर है, लेकिन एक रोड कंप्लीट है और एक रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जो रोड कंप्लीट है और जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जो कंप्लीट है उतने हिस्से की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना बंद हो जाएगी, और जो स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है उसकी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती रहेगी। कोई मुश्किल बात? चलें एक और एग्जांपल देता हूं इसके ऊपर। आपने लाइसेंस लिया 5G नेटवर्क डेवलप करने के लिए, अब वो नेटवर्क आपने पूरे पाकिस्तान में बिछाना है, और वो बिछाने में आपको 2-3 साल लग जाएंगे। तो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद का नेटवर्क डेवलप हो चुका है, तो कराची और लाहौर और इस्लामाबाद के नेटवर्क की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना बंद हो जाएगी, और जिन इलाकों में अभी नेटवर्क डेवलप हो रहा है, क्वालिफाइंग एसिड कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वहां पर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती रहेगी जब तक कि वो तमाम नेटवर्क्स भी कंप्लीटली डेवलप ना हो जाए। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी बेटा। कंफर्म बताइए सब लोग, प्लीज सब लोग रिस्पॉन्स दीजिए। क्या ये एग्जाम्पल समझ में आई? मैंने सारी एग्जाम्पल्स कंक्लूड कर दी आपके साथ। ठीक है, तो इत्तेफाक से आज भी हमारा टाइम थ्योरी में निकल गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक थ्योरी के अंदर बुनियादी बातें हमने क्या कर ली, कवर कर ली। अब हमारे लिए प्रैक्टिकल करना मुश्किल नहीं होगा, तो कल की क्लास में इंशाल्लाह हम इसे प्रैक्टिकल करेंगे। आज इतना ही रखते हैं इसको, बाकी सारा डिस्कशन इंशाल्लाह हम कल की क्लास में कर रहे हैं आपसे। तो कल की क्लास इंशाल्लाह प्रैक्टिकल काम हमारा शुरू हो जाएगा। कल हम क्वेश्चन शुरू कर देंगे प्रैक्टिकल, लेकिन वो प्रैक्टिकल करने के लिए सारी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह सबको याद रहेगा ना बेटा जो हमने पढ़ा है? ठीक है, ओके जी। तो कुछ पोर्शन इसका बाकी है, और वो पोर्शन प्योरली प्रैक्टिकल। यहां तक स्टॉप करेंगे, बाकी सारा डिस्कशन कल की क्लास में होगा इंशाल्लाह। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।